स्वागत है चैप्टर 10 में। इस वीडियो को आने में बहुत ही ज्यादा देर होगी क्योंकि मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा हूँ और भी बैकग्राउंड में काफी चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए सॉरी। बट फाइनली सीन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आज मैं बात करूंगा रेंडरिंग के बारे में, ईवी और साइकिल्स में क्या डिफरेंस है, ब्लेंडर टू दाविंची रिजॉल्व वर्कफ्लो समझेंगे, कौन सा फाइल फॉर्मेट बेस्ट है, वॉल्यूमेट्रिक्स, लाइट लिंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, फोलिएज को एनिमेट करेंगे और भी बहुत सारी इन्फो भर भर के आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ये जो स्काई टेक्सचर लगाया है इसे मैं रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह मैं HDRI लगा दूंगा। ये आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा। इसे रिमूव कर दिया और इन्वायरमेंट टेक्सचर ले लिया और इसमें अपनी HDRI इमेज को लोड कर दूंगा। अब जो इन्वायरमेंट टेक्सचर है इस पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल T प्रेस कर दूंगा, तो अब इसमें ये दो नोड्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं Z रोटेशन को मूव करता हूँ तो मैं सन की डायरेक्शन राइट साइड कर दूंगा। अब ये जो HDRI इमेज है मैं चाहूँ तो इसमें ह्यू सैचुरेशन का नोड भी लगा सकता हूँ इसे थोड़ा सैचुरेट करने के लिए। इसकी सैचुरेशन थोड़ी हाई कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया है। शिफ्ट A प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाऊंगा और यहाँ पर 4 डिफरेंट लाइट ऑप्शन अवेलेबल है। जो पॉइंट लाइट है इसे आप एक लाइट बल्ब की तरह समझ सकते हो जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है। जो सनलाइट है वो सन की तरह रिएक्ट करता है, आपके पूरे इन्वायरमेंट ये लाइट ऐड कर देता है। पर अगर आप HDRI यूज कर रहे हो इसमें ऑलरेडी एक लाइट सोर्स होगा। जैसे मेरे केस में ये जो HDRI इमेज है इसमें ऑलरेडी यहाँ पर एक सन बना हुआ है, तो मुझे सन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर स्पॉट लाइट है, नाम से ही पता चल रहा है ये एक स्पॉट पर लाइट ऐड करेगा। और यह है एरिया लाइट। अब ये भी स्पॉट लाइट की तरह ही एक डायरेक्शन में काम करती है। इसके आगे ये जो लाइन सी बनी हुई है वो इसकी डायरेक्शन को बताती है कि किस डायरेक्शन में ये लाइट ऐड हो रही है। और ये एक ऐसी लाइट है जिसे हम स्केल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहो तो कस्टम लाइट मैश भी बना सकते हो। इसमें सिंपली आप इमिशन को ऐड कर दोगे, वो भी लाइट इमिट करता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एरिया लाइट ऐड कर दूंगा और इसे ऐसे राइट साइड से लगा दूंगा क्योंकि HDRI की सन की इंटेंसिटी को मैं ज्यादा नहीं करना चाहता और एरिया लाइट को इस तरह से साइड में ऐड करने से मैं बाद में वॉल्यूमेट्रिक को भी इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। और इसकी जो इंटेंसिटी है मैं अभी बहुत ही ज्यादा कर दूंगा और इसका कलर भी चेंज कर दूंगा, थोड़ा हल्का सा ऑरेंज येलो सा रख लेता हूँ। अब मैं बात करूंगा वॉल्यूमेट्रिक्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर दूंगा, इसका साइज काफी बड़ा कर दूंगा, इसका नाम फॉग रख देता हूँ। मटेरियल में चला जाऊंगा, न्यू मटेरियल, और यहाँ से मैं प्रिंसिपल वॉल्यूम सेलेक्ट कर दूंगा। शेडर एडिटर में चला जाता हूँ और अभी ये सरफेस से कनेक्टेड है, इसे वॉल्यूम से कनेक्ट कर दूंगा तो ये काम करेगा। और अब ये बड़ा सा फॉग बॉक्स यहाँ पर बन गया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा नॉइस टेक्सचर और इसे मैं डेंसिटी से कनेक्ट कर दूंगा और इसके बीच में कलर रैंप ऐड कर दूंगा डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर मैं कलर रैंप को ऐसा टाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ये नॉइस पैटर्न बन रहा है और यहाँ नॉइस टेक्सचर में भी मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, इसकी स्केल के साथ खेल सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स को यहाँ पर पीछे माउंटेन के पास ले चलूंगा, फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा और इसे ऐसा स्केल कर दूंगा। कैमरा व्यू में आ जाऊंगा, इसे ऐसा रोटेट कर देता हूँ और टॉप व्यू में चला जाऊंगा, इसे थोड़ा सा वाइड कर दूंगा। अब अगर मैं कैमरा व्यू में चला जाता हूँ और रेंडर मोड इनेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पीछे क्लाउड्स बन गए हैं। और जो प्रिंसिपल वॉल्यूम है यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और ये जो एनिस्ट्रॉफी है इसे काफी कम कर दूंगा तो ये ब्राइट हो जाएगा। और अब मैं कलर रैंप और नॉइस के साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ, तो इसे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है। अगर मैं दोबारा सॉलिड मोड में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है और अगर मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ तो ये डिसअपीयर होना भी स्टार्ट कर देता है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं एन पैनल में चला जाऊंगा और यहाँ व्यू के टैब पर जो एंड वैल्यू दी है इसे इंक्रीज कर दूंगा। हालांकि हमें ये बॉक्स भी नहीं देखना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले को ओपन कर दूंगा और डिस्प्ले एज को मैं वायर पे सेट कर दूंगा, तो इस तरह से ये सिर्फ वायर हम देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा लाइट लिंकिंग के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्री है मैं इसमें एक वैक लाइट ऐड कर दूंगा जिससे ये बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट लगेगा और हाईलाइट होके दिखेगा। तो मैं यहाँ पिछली साइड से एरिया लाइट ऐड कर दूंगा, एस प्रेस करूंगा और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा इसे और इसे थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। डबल आर से इसकी रोटेशन को फ्रीली मूव करूंगा और इसे थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट कर दूंगा। रेंडर मोड में चला जाऊंगा और इसकी लाइट इंटेंसिटी में यहाँ पर लिख दूंगा 1 MW यानी
के मेगावाट। अब आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा हो गया है, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ ट्री को इफेक्ट करे, तो उसके लिए मैं लाइट लिंकिंग का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा और यहाँ शेडिंग को ओपन कर दूंगा और यहाँ पर ये लाइट लिंकिंग को एक्सपेंड कर दूंगा। अब यहाँ आउटलाइनर में अपने ट्री को सिलेक्ट कर दूंगा और इसे पकड़ के यहाँ लाइट लिंकिंग बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं ये लाइट सिर्फ ट्री को इफेक्ट कर रहा है। कैमरा व्यू में चला जाऊंगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये एक हल्की सी लाइट लाइन यहाँ पर शो हो रही है और इस लाइट का कलर मैं थोड़ा येलो कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये स्टाइलाइज्ड वाटरफॉल बनाया हुआ है। पहले मैं सोच रहा था कि फ्लूइड सिमुलेशन करूं, पर मुझे लगा वो ओवरकिल हो जाएगा। इसके अलावा आप एक्चुअल वाटर फुटेज को भी यूज कर सकते हो। इमेजेस एज प्लेन की मदद से आप उसको इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे वो भी एक बहुत ज्यादा लंबा मेथड लगा, उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं उतना ज्यादा डीप में तो नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने इसे इस तरह से प्रोसीजरली क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट फाइल में आपको इसका नोड सेटअप मिल जाएगा। अब इसे एक लूप में एनिमेट करने के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन का यूज किया है। जिस भी वैल्यू को आप लूप में एनिमेट करना चाहते हो तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और #frame/50 कर दूंगा, या कोई भी और नंबर हो सकता है इसकी जगह। इससे बेसिकली इसकी स्पीड कंट्रोल होगी। हायर नंबर स्लो करेगा और लोअर नंबर फास्ट करेगा स्पीड को। और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे और वो जो वैल्यू है वो फिर लूप करने लगी। जो ग्रास है उसे एनिमेट करने के लिए मैं जी स्कैटर में चला जाऊंगा और यहाँ पर ग्रास लेयर सिलेक्ट कर दूंगा और रोटेशन में चला जाऊंगा, एड इफेक्ट लेयर और यहाँ विंड को सिलेक्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो अब ये जो ग्रास है ये एनिमेट हो रहा है। जी स्कैटर एड उनकी मदद से ग्रास को एनिमेट करना बहुत ईजी है। और अब मैं एनिमेट करूंगा इस फर्न को। इसे एनिमेट करने के लिए मेरे पास एक अमेजिंग मेथड है। तो सबसे पहले मैं इसे आइसोलेट कर दूंगा और इसके बाद मैं इसमें ये वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। इसे मेरे नेम कर देता हूँ विंड। और अब मैं चला जाऊंगा वेट मेट मोड में। यहाँ पर मैं ये ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर दूंगा, टॉप में रेड कर दूंगा और बॉटम में ब्लू कर दूंगा। वेट को 0 कर देता हूँ और इसे मैं नीचे से थोड़ा सा ऐसा ऊपर खींच दूंगा। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा और यहाँ पर मॉडिफायर में चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ डिस्प्लेस मॉडिफायर और जो डायरेक्शन है इसे मैं Z कर दूंगा और यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक कर दूंगा और जो वर्टेक्स ग्रुप है इसे विंड सेलेक्ट कर दूंगा और ये नीचे टेक्सचर वाले टैब पे आ जाऊंगा। इसका टाइप मैं चेंज कर दूंगा क्लाउड्स पे और यहाँ पर मैं इसे ग्रे स्केल से कलर कर दूंगा और इसका जो साइज है वो मैं 0.9 कर दूंगा। दोबारा से मॉडिफायर में आ जाऊंगा और जो इसके कोऑर्डिनेट्स है इसे लोकल से ऑब्जेक्ट कर दूंगा। शिफ्ट A प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा प्लेन एक्सिस और इसे मैं रिनेम कर दूंगा विंड। और यहाँ ऑब्जेक्ट में मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूंगा। और अब अगर मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। मैं इसकी डायरेक्शन को X कर दूंगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे मैं कर दूंगा 0.2। अब ये जो एम्प्टी है अगर मैं इसे X एक्सिस में मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्लोली एनिमेट हो रहा है। एम्प्टी सिलेक्टेड है, मैं N प्रेस कर दूंगा और आइटम वाले टैब पे चला जाऊंगा। जो X लोकेशन है यहाँ पर भी मैं लूप करने का एक्सप्रेशन ऐड कर दूंगा। #frame/ ऐड कर दिया 50 और एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी ऑटोमेटिकली एनिमेट होता रहेगा। तो अभी कुछ इस तरह से लग रहा है। अब जो ज्योमेट्री नोड्स के लिए मैंने विंड कंट्रोल दिया है इसमें भी मैं सेम एक्सप्रेशन ऐड कर दूंगा। #frame/50 एंटर। विंड स्केल को मैं कर देता हूँ 0.2। तो अब ये भी काम कर रहा है। अब जो कैमरा है इसे एनिमेट करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप डबल एंगल कैमरा यूज कर सकते हो। तो ये जो कैमरा है इसे डुप्लीकेट कर दूंगा और अगर मैं नंपैड 0 प्रेस करता हूँ तो ये पुराने वाले कैमरा व्यू में चला जाएगा। और न्यू कैमरा व्यू में जाने के लिए ये न्यू कैमरा सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल नंपैड 0 प्रेस करना है तो ये एक्टिव कैमरा हो जाएगा। मैं N प्रेस कर दूंगा और यहाँ व्यू वाले टैब में आ जाऊंगा और यहाँ पर कैमरा टू व्यू चेक कर दूंगा। नंपैड 0 प्रेस कर दूंगा और शिफ्ट टिल्डा की प्रेस कर दूंगा। तो इससे ये इजीली अब हम सेट कर पाएंगे। इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। कैमरा टू व्यू ऑफ कर देता हूँ। तो अब ये 2 कैमरा एंगल हो गए हैं। अब मैं इस वाले एंगल में चला जाऊंगा और माउस कर्सर को यहाँ टाइमलाइन पर रखूंगा और कंट्रोल B प्रेस कर दूंगा। अब ये कैमरा एंगल टाइमलाइन पर बाइंड हो गया है और इस कैमरे को मैं रिनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ cam_1 और ये टाइमलाइन पर भी रिनेम हो गया है। और अब मैं यहाँ फ्रेम 20 पर चला जाऊंगा और जो दूसरा कैमरा एंगल है इसमें चला जाऊंगा। कंट्रोल B प्रेस करूंगा और ये टाइमलाइन पर बाइंड हो गया है। इसे भी रिनेम कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इसे बाइंड कर रखा है वहां से ये कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और यहाँ से मैं इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकता हूँ। इसे मैं 50 mm कर देता हूँ और अब मैं इस कैमरा को एनिमेट करूंगा। और ब्लेंडर में की फ्रेम्स लगाने के 2 ऑप्शन है। पहला है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और I प्रेस कर दूंगा तो इससे जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन, रोटेशन या स्केल हम चूज कर सकते हैं कि किस में की फ्रेम ऐड करनी है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऑटो की
फ्रेम का, इसे प्रेस कर दूंगा और ये एक्टिव हो जाएगा। अब अगर मैं अपने कैमरा को मूव करता हूँ शिफ्ट मिडिल माउस से, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें ऑटोमेटिकली ये की फ्रेम ऐड हो गई है। मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं कैमरे की पोजीशन को चेंज कर दूंगा। दोबारा से इसने ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड कर दी है और आप देख सकते हैं ये जो कैमरा एनिमेशन है ये बन गई है। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, इससे हमारा जो प्ले हेड है वो फर्स्ट फ्रेम में चला जाएगा। और अगर मैं एस प्रेस कर देता हूँ और माउस को ऐसे ड्रैग करता हूँ तो अगली बार जो की फ्रेम है ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी। बेसिकली हम की फ्रेम को भी एक तरह से स्केल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अलग विंडो ओपन कर देता हूँ और इसका एडिटर टाइप मैं चेंज कर दूंगा ग्राफ एडिटर में। अब ग्राफ एडिटर वैसे तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, अभी इसे थोड़ा समझते हैं। एन प्रेस कर दूंगा ताकि ये क्लोज हो जाए। अब जो हमारा कैमरा ऑब्जेक्ट है उसकी की फ्रेम्स हम उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। इसे टॉगल कर दूंगा और जितनी भी लोकेशन है एक्स वाई जी और रोटेशन है एक्स वाई की फ्रेम्स है उन्हें हम विजुअली यहाँ से देख सकते हैं। और अगर मैं मिडिल माउस बटन प्रेस करके रखता हूँ तो इससे हम इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर मैं होम की प्रेस कर देता हूँ तो जो सिलेक्टेड कर्व है वो फोकस हो जाएगी। और इसे देखकर कंफ्यूज मत होना, हमारी जो टाइमलाइन है, जो ए की फ्रेम है और जो बी की फ्रेम है वही यहाँ पर भी शो हो रही है, बस हम इसे और अच्छे से विजुअली यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स रोटेशन सेलेक्ट कर दूंगा और एन प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मॉडिफायर पर क्लिक कर दूंगा, ऐड मॉडिफायर और नॉइस मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कर्व है इसने इस तरह से नॉइस क्रिएट कर दी है। अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरह से रैंडम यहाँ पर ये मूव कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कम कर दूंगा, इसे भी थोड़ा कम कर देता हूँ। और यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है कॉपी मॉडिफायर करने का, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर दूसरी कर्व को मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये पिछली वाली जो सेटिंग हमने कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। और इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगा, इसमें भी पेस्ट कर दूंगा और इसे भी थोड़ा मॉडिफायर कर दूंगा। तो ऐसा करने से हमारा जो कैमरा है इसमें एक रैंडम कैमरा शेक मूवमेंट क्रिएट हो गई है। ओके, तो कैमरा एनिमेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब फाइनली टाइम आ गया है पूरे सीन को रेंडर करने का। पर फाइनल सीन रेंडर करने से पहले कुछ चीजें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि इस तरह के अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स आपके रेंडर में ना हो, वरना ये फाइनल रेंडर में भी अपीयर हो जाएंगे। जैसे कि जो लीफ यहाँ पर बना हुआ है, इसके आगे जो बटन बना हुआ है शो इन रेंडर, इसे मैं ऑफ कर दूंगा तो ये रेंडर में शो नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके 3D ऑब्जेक्ट के नॉर्मल्स हैं वो करेक्टली फ्लिप्ड होने चाहिए, नहीं तो शेडिंग इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि ये जो ट्री हाउस है इसे आइसोलेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओवरलेज में चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं फेस ओरिएंटेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो ब्लू कलर है वो आउटसाइड को रिप्रेजेंट करता है और रेड इनसाइड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ टॉप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये रेड शो कर रहा है, जबकि ये ब्लू होना चाहिए क्योंकि ये एक आउटसाइड एरिया है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा, इसके ऊपर माउस हवर करूंगा और एल प्रेस कर दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं ऑल्ट एन प्रेस कर दूंगा, इससे ये नॉर्मल एडिट करने का मेन्यू ओपन हो जाता है। और यहाँ पर कैलकुलेट आउटसाइड पर मैं क्लिक कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं कि ये सही हो गया है। यहाँ पर ये विंडो है, इसे भी मैं फ्लिप कर देता हूँ और इसके रूप में स्लेट्स ये भी फ्लिप हुई है क्योंकि ये जो मैश है ये काफी ज्यादा क्लोज है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। और जो फिक्स नहीं होता है उसे मैं सिंपली फ्लिप कर सकता हूँ। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, ये जो लीव्स हैं इसमें भी ये दोनों ही रेड और ब्लू साइड शो हो रही हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक सिंगल प्लेन है उसकी वजह से इसकी दोनों साइड्स हमें शो हो रही है। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ रेंडर टैब पर और यहाँ नीचे कलर मैनेजमेंट पर चला जाऊंगा। अब यहाँ से हम करेक्ट एक्सपोजर और अगर पोस्ट प्रोसेसिंग जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है बाद में तो उसका सेटअप करेंगे। तो डिस्प्ले डिवाइस sRGB ही रहने दूंगा। और जो व्यू ट्रांसफॉर्म है इसमें जो मोड्स दिए हैं ये वैसे ही है जैसे अगर आपने डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की है तो आपने उसमें देखा होगा कि रॉ इमेज या फिर S-Log वगैरह के ऑप्शन दिए होते हैं या रॉ फॉर्मेट के ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। अब इसकी वजह से हमें अच्छी डायनामिक रेंज और कलर ग्रेडिंग करने के लिए रिच कलर डेटा मिल जाता है, जिससे हमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बाद में कलर ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए। तो AGX यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये ब्लेंडर ने रिसेंटली ऐड किया है और बाय डिफॉल्ट ही अब ये इनेबल्ड रहता है। तो इसे डीपली किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसे रहने देते हैं। और यहाँ पर ये जो लुक्स दिए हैं इससे आप एक्यूरेट कॉन्ट्रास्ट को सेट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये बाद में भी हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करेक्ट कर सकते हैं, पर यहीं पर ये सेट करना ज्यादा बेटर है क्योंकि इस टाइम पे ये जो इन्वायरमेंट है ये एक 3D इन्वायरमेंट है, तो इससे इसका जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगा। तो इसे मैं मीडियम कर देता हूँ। अब करेक्ट एक्सपोजर सेट करने के लिए मैं टेम्पररी में इसे यहाँ पर फॉल्स कलर में सेट कर दूंगा और यहाँ से इसका एक्सपोजर सेट करूंगा। अब अगर ये रेड और व्हाइट हो जाता है तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है, और अगर डार्क ब्लू हो रहा है तो मतलब अंडर एक्सपोज हो रहा है। तो रेड और ऑरेंज को आप अवॉइड ही करना। पर ऑफ कोर्स ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, बाकी आपको अपनी आंखों पर भी थोड़ा भरोसा
भरोसा करना है कि सीन किस तरह से दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा सा मैंने कर दिया है। अब यहाँ आउटपुट में चला जाऊंगा और यहाँ से आप ये बेसिक चीजें रेजोल्यूशन, FPS वगैरह सेट कर सकते हो। और यहाँ जो आउटपुट दिया है यहाँ से मैं फाइल डेस्टिनेशन को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने रेंडर फोल्डर में इसे सेट कर रखा है। फाइल को रीनेम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे एनिमेशन में रेंडर करते हो तो ऑलरेडी एक सीक्वेंस में रेंडर हो जाएगा। अब जो फाइल फॉर्मेट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपनी एनिमेशन को वीडियो में रेंडर मत करना, उसे हमेशा इमेज सीक्वेंस में रेंडर किया जाता है। अब इमेज सीक्वेंस में रेंडर करने का रीजन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई ग्लिच आ गया तो उस एक पर्टिकुलर फ्रेम को बाद में इजीली फिक्स किया जा सकता है। पर अगर आप इसे वीडियो फॉर्मेट में रेंडर करते हो और बीच में कोई फ्रेम खराब होगी तो उसे फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो वीडियो है, क्योंकि GPU वगैरह क्रैश होते रहते हैं रेंडरिंग के टाइम पे, तो वो करप्ट हो सकती है। तो इसलिए इसे इमेज सीक्वेंस में ही रेंडर किया जाता है। सिर्फ एक ही सिचुएशन में आप वीडियो फॉर्मेट में रेंडर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ FFmpeg वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं व्यू पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा व्यू पोर्ट व्यू है इससे हम रेंडर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी जो एनिमेशन टाइमिंग है वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार व्यू पोर्ट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है तो रियल टाइम में एनिमेशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप क्विकली ये वीडियो फॉर्मेट को रेंडर कर सकते हो, ये देखने के लिए कि टाइमिंग सही है या नहीं। बाकी इमेज सीक्वेंस में रेंडर करने के लिए आप मोस्टली PNG और OpenEXR फाइल फॉर्मेट का ही यूज करोगे। सिर्फ कुछ केसेस में ही आप JPEG का यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई स्टाइलाइज्ड या कार्टूनी रेंडर आपने करना है। JPEG को अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती है। ये काफी लो विट की इमेज होती है, इसमें आपको कलर डेटा वगैरह बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करनी है, जो आप व्यू पोर्ट में देख रहे हो वही आप चाहते हो, तब भी आप JPEG का यूज कर सकते हो। तो PNG आपको ठीक ठाक कलर डेटा दे देती है और जो एक्सेलेंट कलर डेटा आपको मिलता है वो मिलता है OpenEXR से। और OpenEXR का एक और फायदा है कि इसका जो फाइल साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब EXR में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक है मल्टी लेयर और एक है सिंपल OpenEXR। अब वैसे तो जब मैं रेंडर करता हूँ तो OpenEXR में ही रेंडर करता हूँ, पर उसका जो वर्क फ्लो है उसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स वगैरह करने पड़ते हैं। इस सीरीज में मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे PNG ही रहने देता हूँ। तो फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है। अब फाइनल रेंडर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपकी बेसिक चीजें सेट हो, जैसे कि अगर आप सेटिंग में चले जाओ तो आपका जो करेक्ट GPU है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये सेट होना चाहिए। मुझे पता है मेरा जो GPU है वो CUDA enabled GPU है, तो मैंने CUDA को सिलेक्ट कर रखा है। CUDA GPU बेसिकली जो GTX वगैरह के ग्राफिक कार्ड होते हैं उनके लिए यूज होता है। ऑप्टिक्स आप रख सकते हो अगर आपका RTX वगैरह का GPU है। ओके, तो सेटिंग में ये सब होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो रेंडर इंजन यहाँ पर दिया हुआ है। अभी मैं साइकिल्स में हूँ और जो मेरा डिवाइस है उसे मैंने GPU सेलेक्ट कर रखा है। अब ब्लेंडर EV और साइकिल्स में क्या डिफरेंस है, तो जो साइकिल्स है वो फिजिकली एक्यूरेट एक रे ट्रेसिंग इंजन है जो कि रियलिस्टिक लाइटिंग और रिफ्लेक्शन वगैरह आपको प्रोवाइड करता है, पर ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसे रेंडर करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। और वहीं जो EV रेंडर इंजन है वो एक रियल टाइम रेंडर इंजन है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है रियल टाइम है, तो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है, पर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम नहीं करता है। तो इसे ज्यादातर स्टाइलाइज्ड वर्क के लिए यूज करना ज्यादा बेटर है। हालांकि अभी जो ब्लेंडर के न्यू वर्जन आ रहे हैं उसमें EV बहुत ज्यादा भी इम्प्रूव हो रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि EV का यूज करके आप रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं ला सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन कि EV से काफी अच्छे रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले हैं। और ब्लेंडर आपको पता है ये डेवलप होता रहता है, तो आगे चलते चलते ये और ज्यादा बेटर होगा। तो फिलहाल मैं साइकिल्स का ही यूज कर रहा हूँ। और अभी अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर रेंडर वाले ऑप्शन पर, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, रेंडर इमेज और रेंडर एनिमेशन। तो अगर मैं रेंडर इमेज पर क्लिक कर देता हूँ तो जो हमारा सीन है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही वो चीज है जहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स का दिल टूट जाता है। एक फ्रेम यानी कि एक इमेज, उसे रेंडर करने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है सीन। तो एक घंटा लगना सिर्फ एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए, और एनिमेशन को रेंडर करने के लिए कई कई दिन लगाना, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट होकर के छोड़ दो। तो ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी हुई है, पूरी पूरी रात भी अपने कंप्यूटर को रेंडर करने पर रखा हुआ है। तो ये सब बहुत नॉर्मल है, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे अपने PC को अपग्रेड करते रहोगे आपकी रेंडर स्पीड भी बेटर होती रहेगी। इसके अलावा आप रेंडर फार्म का भी यूज कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा। पर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी रेंडर सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना। तो अभी मैं रेंडर टैब में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इन्हीं में कुछ कुछ छेड़छाड़ करके हम अपने रेंडर टाइम को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन्हें समझते हैं। तो जो भी मेथड मुझे पता है रेंडर सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो सब मैं बता दूंगा। इसके अलावा ये मत समझना कि हर प्रोजेक्ट को एक ही तरह की रेंडर सेटिंग
काम आएगी। आपको इसे चेंज करते रहना पड़ेगा और धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कौन सी रेंडर सेटिंग आपके पर्टिकुलर सीन के लिए काम करेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन तो है यहाँ पर ये सिंप्लीफाई का, इसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है व्यू पोर्ट का और एक है रेंडर का। तो व्यू पोर्ट की सेटिंग ये अलग है, जो आप व्यू पोर्ट में देख रहे हो ये उससे रिलेटेड है। आप फाइनल रेंडर क्या चाहते हो आपको उसमें चेंजेस करने हैं। तो अगर आपको जीपीयू आउट ऑफ मेमोरी का एरर देखने को मिल रहा है तो आप टेक्सचर लिमिट यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ज्यादा भारी टेक्सचर यूज किए हुए, तो आप टेक्सचर की लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हो, इसे 2K कर सकते हो। और जो सब डिविजन का मॉडिफायर है जो कि स्मूथनेस को कंट्रोल करता है मैश की, उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो वो भी आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इंक्रीज करके देगी। और एक बात ये भी है कि ये जो रेंडर सेटिंग्स है इन्हें काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज उस केस में करना पड़ता है जब आपको अपनी एनिमेशन को रेंडर करना है। अगर आपको सिंपली एक इमेज रेंडर करनी है तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा टाइम अगर लगा भी लोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइट पाथ का, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है लाइट ही कॉज करती है, क्योंकि लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर बाउंस करती है और उसी बाउंस को कैलकुलेट करने में आपका जो रेंडर टाइम है वो जाता है। तो इसे भी आप यहाँ से लिमिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लॉसी सरफेस में आपको कितनी लाइट चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया हुआ है इससे भी मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रास का टेक्सचर है ये ट्रांसपेरेंट है तो इसे भी मैं हल्का कम कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ प्रीसेट्स भी दी हुई है, आप चाहो तो इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो, फास्ट ग्लोबल इल्यूमिनेशन या फिर ये लिमिटेड ग्लोबल इल्यूमिनेशन, तो इससे ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा कलिंग का ऑप्शन भी है, कैमरा कलिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। इसके अलावा यहाँ पर मोशन ब्लर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली जब आपका कैमरा या सीन में कोई एनिमेशन है तो उसमें जो मोशन ब्लर आता है ये उसे कंट्रोल करता है। ब्लेंडर के जो न्यू वर्जन है मुझे लगता है ये काफी ज्यादा अच्छे से इसमें ऑप्टिमाइज हो गया है, तो इसे वैसे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका रेंडर टाइम बहुत ही ज्यादा जा रहा है तो आप इसे चाहो तो ऑफ कर सकते हो। तो ये सब तो कुछ बेसिक ऑप्टिमाइज करने की चीजें थी। जो मेन चीज है वो है यहाँ पर ये सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग में भी आप यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन है, व्यू पोर्ट और रेंडर। ऑब्वियसली हमें रेंडर ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इन सेटिंग्स को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपकी हर एक फ्रेम एक पर्टिकुलर टाइम पे रेंडर हो, तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। मान लो मैं चाहता हूँ कि पर फ्रेम को रेंडर करने में मुझे 15 मिनट्स लगे, तो मैं फिर 15 मिन लिख दूंगा। तो जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके रेंडर को रोक देगा और नेक्स्ट फ्रेम को रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेथड आपके लिए काफी काम आ सकता है अगर आप बहुत ज्यादा सर नहीं पिटना चाहते इन सब सेटिंग को चेंज करने के लिए। फिलहाल तो मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मैक्स सैंपल्स दिए हुए हैं, अभी आप देख सकते हो ये 4K में दिए गए हैं, तो जितने ज्यादा सैंपल होंगे उतना ज्यादा रेंडर टाइम लगेगा, पर उतनी ज्यादा इमेज भी आपकी अच्छी होगी। जितने कम ये सैंपल्स आप रखोगे, मान लो 100-200 के आसपास, जो इमेज होगी वो बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगी, पर उसमें काफी ज्यादा नॉइस भी होगी। तो उसी नॉइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक अमेजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, वो है इस डिनॉइस का यूज करना। ये बाय डिफॉल्ट ही ऑन रहता है, और यहाँ पर यूज जीपीयू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास RTX का जीपीयू है तो ये और बेटर तरीके से काम करता है, आप सिंपली इसे ऑप्टिक्स पे रख सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, मैं इन सभी सेटिंग को ऐसे रहने दूंगा। तो अभी ये क्या करता है कि आपको जो सैंपल काउंट है वो कम हो जाएंगे, पर उसमें नॉइस आ जाएगी, तो ये उस नॉइस को ठीक करता है। इसके अलावा यहाँ पर है एक नॉइस थ्रेशोल्ड, जिसे मैं पर्सनली अभी अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। तो अगर मैं इसके साथ जब रेंडर करता हूँ तो कुछ जिटर सा आ रहा था एनिमेशन में, तो फिलहाल तो मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। तो अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा तो वीडियो बना दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो टेक्सचर लिमिट के आगे जो नंबर दिए हुए हैं, जो ये नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं को अगर आप ऊपर रखते हो तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि आप रखने को तो 200 भी रख सकते हो, पर 256 या 128 या 512 रखना मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर चॉइस होगी। तो रेंडर सैंपल को मैं 256 मैक्सिमम, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीनॉइस वो संभाल लेता है। पर अगर आपके सैंपल्स काउंट कम होंगे और डीनॉइस अनेबल होगी तो आपकी जो एनिमेशन है उसमें एक जिटरीनेस भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि वो जो जिटर है उसे आप इजीली DaVinci Resolve से फिक्स कर सकते हो, पर हाँ ये चीज है कि रेंडर सेटिंग आपको हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग सेट करनी पड़ सकती है। और इसके बाद सिंपली आपको रेंडर पे जाना है, रेंडर एनिमेशन आप कर सकते हो, और आपकी जो एनिमेशन है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका आउटपुट फोल्डर है वहां पर आप देख पाओगे कि एक एक फ्रेम रेंडर हो रही है, और आप कभी भी एनिमेशन रेंडरिंग को रोक सकते हो। ये फायदा है सीक्वेंस में रेंडर करने का, और बाद में फिर आप इसे दोबारा से आकर के वहीं से रेंडर कर सकते हो। पर एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ आउटपुट में चला जाऊँ, यहाँ पर इमेज सीक्वेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ओवरराइट जो है मेक श्योर ये चेक ना हो। अगर ये चेक हुआ तो आपकी जो एनिमेशन है वो दोबारा से फर्स्ट फ्रेम से रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें अनचेक कर दूंगा तो वो जो लास्ट फ्रेम थी जहां तक रेंडर हुई थी वहां से आगे ये रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। तो मेक श्योर कि ये चेक ना हो। तो अब ये जो हमारी एनिमेशन का सीक्वेंस था आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बन करके आ गया है। बहुत सारी इमेजेस इस फोल्डर के अंदर आ गई है। अब इन्हें कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा ईजी है DaVinci Resolve में। और एक चीज मैं बता दूं, मैं DaVinci Resolve का पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, पर जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आपको फ्री वर्जन में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर DaVinci Resolve ओपन कर दिया है, यहाँ पर मैं मीडिया वाले पैनल पर चला जाऊंगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो ये 3 डॉट बने हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दो, फ्रेम डिस्प्ले मोड, और यहाँ पर मेक श्योर करना कि आपने सीक्वेंस को सिलेक्ट कर रखा है। अगर ये इंडिविजुअल पर सिलेक्टेड है तो वो गड़बड़ कर देगा, तो ये सीक्वेंस पे सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा फोल्डर है मैं उसे सिंपली यहाँ से उठा करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो ऐसा करने से इसने ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेजेस थी उसे सीक्वेंस में बदल दिया है। अब मैं चला जाऊंगा यहाँ पर एडिट टैब पे, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो थी वो प्ले हो रही है। एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर देंगे और क्लिप एट्रीब्यूट पर क्लिक कर देंगे। अब ये चीज मेक श्योर करना है ये जो फ्रेम रेट यहाँ पर दी हुई है ये बिल्कुल सेम वैसी हो जैसी ब्लेंडर में हमने सेट करी थी। तो ब्लेंडर में 24 रखी थी, यहाँ पर भी 24 ही होनी चाहिए। अब अगर आप इसे फाइनल वीडियो में एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ पर ये एंड में डिलीवर टैब दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। जो एकदम बेस्ट सेटिंग है यूट्यूब के लिए वो है जो फॉर्मेट है उसे रख देंगे क्विक टाइम, जो कोडेक है उसे रख देंगे H.264, और जो इंकोडर है उसे आप नेटिव रख लो। रेजोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, फ्रेम रेट यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वालिटी का ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट है, आप चाहो तो इसमें मैन्युअली ये ऐड कर सकते हो। अगर मैं रिस्ट्रिक्ट टू पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यूट्यूब ने ऑलरेडी बता रखा है कि किस रेजोल्यूशन में कितना बिट रेट आप रख सकते हो। और जो यहाँ पर ऑडियो की सेटिंग है, फिलहाल तो इस ट्रैक में अभी ऑडियो नहीं है, पर अगर आप ऑडियो रखना चाहते हो तो लीनियर PCM इसका सैंपल रेट 48 रख दो और बिट डेप्थ आप 24 रखो। ये म्यूजिक वीडियोस वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है। उसके आगे आपको सिंपली इसे ऐड टू रेंडर क्यू करना है और रेंडर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो वो रेंडर हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे रेंडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी कलर ग्रेडिंग करनी है। अब कलर ग्रेडिंग को मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से मैं कुछ इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ और उसके बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ डिलीवर टैब पे, और जो फाइनल वीडियो है वो इस तरह से रेंडर हो गई है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।